हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी और एचपीएससी एडीओ का एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए हमने एक मेगा रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका फर्स्ट वीडियो कल हमने यूट्यूब पे डाला था। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं करा है तो प्लीज इस वीडियो के बाद आप प्लीज उसको देखिएगा, ठीक है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इसका ये सिलेबस है जो आपने और आई होप ऑलरेडी चेक कर लिया होगा, ये साइट पे अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, ऑर्गेनिक एंड प्रेसिडेंट फार्मिंग, जो कि एग्रोनॉमी के अंडर आता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके। यस, ये सारा उसका सिलेबस है। ऑल्सो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी अभी तक की प्रिपरेशन कैसी हुई है, तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने का एक मौका मिले, ओके। So let's begin with our first question. So the first question is SRI system, that is system of rice intensification method, has been introduced from which country? So SRI system हमें बताया है कि राइस ग्रो करने का, राइस कल्टिवेट करने का is one of the most important हम बोल सकते हैं कल्टिवेशन मेथड है SRI, जिसमें कि हम बहुत यंग सीडलिंग्स को, अराउंड 10 डेज की जो सीडलिंग्स होती है उनको मेन फील्ड में लगा देते हैं फ्रॉम नर्सरी। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि वो कौन सी कंट्री से हमने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में, ओके। सो ऑप्शंस आर फिलीपींस, मेडागास्कर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर। और फिलीपींस से हमारा क्या हुआ था, हमारे डेपोग मेथड हमने इंट्रोड्यूस करा था। डेपोग मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ नर्सरी कल्चर, जिसमें कि हम सॉइललेस कल्चर करते हैं, हम नर्सरी ग्रो करते हैं राइस की सॉइललेस मेथड से, ओके। ये आप पढ़ सकते हैं, ये हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन, extending over the Rajasthan. Actually this is a description of an agroclimatic zones. हमें पता है इंडिया में India has been divided into 15 agroclimatic zones, ठीक है। So उसका description दिया गया है one of the agroclimatic zones का, and आपको identify करना है। So the question goes like this: extending over the Rajasthan west of Aravallis, this region has a rainfall of an annual average of less than 25 centimeter. So this is important that you have to keep in mind, ठीक है। Then bajra, jowar and moth are the main crops of kharif season, and wheat and gram in rabi. So you have to identify कि कौन सा agroclimatic zone है जिसमें कि हमारे ये वाले features होते हैं, annual average rainfall is less than 25 centimeter, और हमारा रबी सीजन में ग्राम और बीट ग्रो किया जाता है। सो इज इट गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, और वेस्टर्न ड्राई रीजन? तो आंसर इसका क्या है, हमारा वेस्टर्न ड्राई रीजन, ओके। और गुजरात प्लेन्स का हमारा क्या होता है, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पर ऑयल सीड बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है, सो इसको ऑयल सीड रीजन भी बोलते हैं। वैसे वेस्टर्न ड्राई रीजन, अब आप इससे पता लगा सकते हैं, क्योंकि एवरेज रेनफॉल क्या हमारी लेस देन 25 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत कम होती है, ठीक है। सो वेस्टर्न ड्राई रीजन में ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। Then coming to question number 3, a system in which a second crop is planted into an existing crop before its harvesting. So क्या होता है कि हमारा फील्ड है before the harvesting of the preceding crop, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉप ग्रो कर रखी है, उसके हार्वेस्ट करने से पहले ही हम क्या है दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देते हैं। सो ऐसा वाला जो प्रैक्टिस है वो कौन से वाली क्रॉपिंग मेथड में आता है? इज इट इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और कंपेनियन क्रॉपिंग? सो आंसर इज रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं, यू नो रिले रेस होती है, रिले रेस में क्या होता है, पहला वाला जब तक फिनिश ही नहीं होता पहले वाला रन करने लग जाता है आगे वाला, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि पहले वाली हमारी हार्वेस्टिंग स्टेज पे ही होती है, इट्स लाइक इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग, उससे पहले ही हम दूसरी क्रॉप सोइंग कर देते हैं। सो इट्स कॉल्ड रिले क्रॉपिंग, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा,
एग्जाम्पल्स ऑफ रिले क्रॉप्स आर कसावा, कॉटन और स्वीट पोटैटो जब हम ग्रो कर देते हैं कॉर्न में, ओके, एंड चिकपी, लेंटिल, इन व्हीट, इन अपलैंड राइस में जब हम ग्रो कर देते हैं. Then coming to the question number 4, the gene responsible for dwarfing in rice. So rice plant में dwarfing, like जब green revolution हुआ था तो हमें पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारी dwarf varieties इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है. तो राइस और व्हीट की भी dwarf varieties इंट्रोड्यूस करी गई थी because they are more responsive to the fertilizers. तो फिर हमने वो कैसे डेवलप करी थी, उसमें जीन मैनिपुलेशन हुआ था. तो कौन सा जीन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग इन राइस? डीजियोवुजिन, नॉरिन 10, TIF23A और PAC2. आंसर इज डीजियोवुजिन जो जीन होता है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइस की ड्वार्फिंग, वेयर इज नॉरिन 10 जो होता है हमारा व्हीट के लिए यूज होता है, ठीक है. व्हीट में हम ड्वार्फिंग कैसे लेके आए थे, जब हमने नॉरिन 10 जीन उसमें इंट्रोड्यूस करा था. देन TIF23A क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी इन पर्ल मिलेट, ओके. देन OPAC2 जीन जो होता है, OPAC2 जीन किसके लिए यूज होता है हमारा, जो QPM होता है, क्वालिटी प्रोटीन मेज होता है, उसमें ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन जो उसकी क्वांटिटी होती है इंक्रीज की जाती है. तो इसके थ्रू ये वाला जो जीन है OPAC2 जीन, जब उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. Then coming to the next question, the question says detasseling is done in maize. तो मेज क्या होता है, हमारा मेज का प्लांट है, सपोज ये है, ठीक है, इसकी लीव्स है एंड ऊपर हमें पता है इसमें टेसल बनता है. ये क्या होता है, मेल इन्फ्लोरेसेंस. यहाँ पर फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है सिल्क, ठीक है, ये इसकी लीव्स है. सो ये टेसल जो होता है दैट इज मेल इन्फ्लोरेसेंस, इसको हम डीटेसलिंग कर देते हैं, दैट इज रिमूवल कर देते हैं इसका. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों हम ये करते हैं? सो ऑप्शंस आर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन अवेलेबल फॉर लीफ फोटोसिंथेसिस और reduce intra-plant competition between leaves and tassel for nutrients. Third is for hybrid seed production and fourth is all of the above. So इसका आंसर क्या है हमारा, all of the above. इसमें क्या करते हैं, जब ये detasseling हो जाती है तो हमारा ये since suppose these are the leaves, तो अगर हम detasseling कर देंगे, यहाँ पर remove कर देंगे हम tassels, तो सारा जो इंसोलेशन है दैट इज सनलाइट की जो भी रेडिएशंस है वो ज्यादा इजीली अवेलेबल होंगे हमारी जो लीव्स हैं, नीचे की लीव्स हैं. ऑल्सो टू रिड्यूस इंट्रा प्लांट कॉम्पिटिशन बिटवीन लीव्स एंड टेसल फॉर न्यूट्रिएंट्स. अगर टेसल ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होगा तो वो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेशन होगा वो लीव्स में भी होगा, कॉब में भी होगा, टेसल में भी होगा. बट टेसल हमारा अब इकोनॉमिकल पार्ट है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है. सो फॉर दैट प्रोसेस ऑल्सो हम इसको रिमूव कर देते हैं. देन फॉर सीड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, वी हैव डिफरेंट लाइन्स, मेल लाइन्स एंड फीमेल लाइन्स, ठीक है. तो मेल लाइन्स में विल अलाउ द टेसल टू ग्रो, बट फीमेल लाइन्स में सिंस हमें ये इसको फीमेल मेंटेन करके रखना है, ठीक है, वी डोंट वांट कि इसका पॉलन जो है वो फर्टिलाइज कर दे, तो हम इसके जो प्लांट्स होंगे उसकी डीटेसलिंग कर देंगे, मतलब उसका मेल जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको रिमूव कर देंगे, ओके. Then coming to the next question, the next question says which part of sugarcane is preferred for sowing. So we know कि sugarcane में हम क्या सेट के थ्रू प्रोपगेशन करते हैं ना, we don't go for seed sowing, हम सेट्स उसके कट करते हैं जिसमें कि बर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू प्रोपगेशन होता है. सो कौन सा पार्ट होता है, शुगर केन तो पूरा होता है, ओके, इतना पार्डन विद द ड्राइंग, बट सपोज दिस इज शुगर केन, तो हम पूरा तो उसको नहीं यूज करते, इसके सेट्स करते हैं. सो विच वन इज प्रेफर्ड, इज इट टॉप 1/3 पार्ट, बॉटम 1/4 पार्ट, मिडिल पोर्शन और एनी पार्ट कैन बी यूज्ड. तो इसका जो टॉप 1/3 पार्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर सोइंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ज्यादा यंगर पार्ट होता है और इसमें जो बर्ड्स की वायबिलिटी होती है दैट इज मोर देन जो लोअर पार्ट्स में होगी. लोअर पार्ट्स में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है तो हम उसको शुगर एक्सट्रैक्शन के लिए ज्यादा यूज करते हैं. अंडरस्टूड.
Then the question number 7. The question number 7 says the term rating is associated with which crop? So rating क्या होती है हमारी? Okay, ये already आ गया इसमें explanation. Can read that कि rating is the fermentation process. Rating में क्या करते हैं हम? जो कुछ crops होती है हमारी fiber crops, जिसमें कि outer layer जो stem की होती है, that is used for fiber extraction. ठीक है? तो फिर रेटिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये जो फाइबर होता है और द आउटर लेयर ऑफ स्टेम होती है उसको रिमूव करते हैं सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द फाइबर. सो कौन से वाली क्रॉप में दिस रेटिंग इज परफॉर्म्ड? इज इट कॉटन, मेस्टा, जूट और बोथ बी एंड सी, दैट इज मेस्टा एंड जूट. सो आंसर है इसका बोथ बी एंड सी. जूट एंड मेस्टा दोनों ही ऐसे क्रॉप्स हैं जिसकी स्टेम से हम उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं आउटर लेयर और दैट इज यूज्ड फॉर फाइबर प्रोडक्शन. तो जूट एंड मेस्टा दोनों में ही रेटिंग की जाती है. ओके. Then comes the question number 8. The site-specific crop management approach that applies agrochemicals to the field in an economical and environmental friendly manner. So what it says, इसमें आपको keywords याद रखने हैं. Site-specific crop, ठीक है. Site-specific crop management है ये, जिसमें कि environmental friendly manner से हम और इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर से हम क्रॉप ग्रो करते हैं. सो ऐसा कौन सा वाला मेथड है हमारा जिसमें हम साइट स्पेसिफिक मींस कि जहां पर भी डेफिशिएंट है, जिस भी साइट पे हमारा लाइक न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है या फिर जहाँ पर कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड अप्लाई करना है वहीं पर हम सिर्फ अप्लाई करेंगे और बाकी के फील्ड पे नहीं करेंगे. ठीक है. सो ऐसा कौन सा हमारा एग्रीकल्चर का टाइप होता है? दैट इज प्रिसिजन फार्मिंग. ठीक है. प्रिसिजन फार्मिंग इज वन टाइप जिसमें हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का, ड्रोन्स वगैरह का हम यूज करते हैं इसमें. And it's site-specific crop management. Okay. Then question number 9. Question number 9 says the harvest index of 19%, that is the lowest among the pulses, is observed in which crop? So harvest index क्या होता है हमारा? Harvest index is economical yield upon biological yield into 100. ठीक है. सो इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड जो होती है, इकोनॉमिकल यील्ड मतलब हमारे लिए क्या इकोनॉमिकल होता है, लाइक जैसे कोई सीरियल क्रॉप है तो उसमें हमारे ग्रेन्स हमारे इकोनॉमिकल यील्ड हो गया और बायोलॉजिकल यील्ड क्या होगा? उसका पूरा प्लांट के सारे पार्ट्स. ओके. उसमें स्टेम भी आएगी, उसमें लीव्स भी आएंगे, उसमें ग्रेन्स भी आएंगे, पूरा जो होता है दैट इज बायोलॉजिकल यील्ड. सो हार्वेस्ट इंडेक्स कौन सी हमारी क्रॉप का सबसे लोएस्ट होता है? सो द आंसर इज पिजन पी. पिजन पी में हमारा 19% क्या होता है? इसका हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, दैट इज द लोएस्ट. ओके. देन द क्वेश्चन नंबर 10. द क्वेश्चन नंबर 10 सेज the irrigation method that is suitable for undulating topography. So undulating topography क्या होती है? uneven land, like जिसमें leveling नहीं हो रखी है. वो हो सकता है ऐसे स्लोपी लैंड हो या ऐसे स्लोपी लैंड हो. These all are undulating topography. So ऐसे ही conditions में हमारा कौन सा वाला irrigation would be beneficial? If we तो आंसर इसका क्या है? Sprinkler irrigation. ठीक है. If we go for flood irrigation तो क्या होगा? अगर हम flood irrigation देंगे तो यहाँ पर water accumulate हो जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा. Whereas sprinkler irrigation में क्या होता है? Since हमारे पास लाइक एक मोटर है या फिर जिसके भी थ्रू हम स्प्रिंकलर इरिगेशन देते हैं तो उसमें से क्या होता है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर क्या होता है? इरिगेट करता है और हमारे फील्ड को. ठीक है. तो ये अंड्यूलेटिंग लैंड भी होगा, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, ये हर जगह पर हमारा वाटर से इरिगेशन दे देगा. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 says nipping, the removal of apical bud of young plants is done in which crop? So nipping क्या होता है? nipping देखो डिफरेंट जो क्रॉप्स होते हैं ना उससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ टर्म दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो निपिंग भी एक क्रॉप से रिलेटेड
ही एक टर्म है जिसमें कि हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हैं सो दैट लेटरल जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा होगी। एपिकल बर्ड में क्या होता है, ऑक्सिन होता है, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, हमारी वो लेंथ को है इंक्रीज करता है। तो हमें अगर लेटरल ग्रोथ चाहिए तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं वहां से, है ना, हम उसको रिमूव कर देते हैं एपिकल बर्ड को। तो ये जो प्रैक्टिस होती है हम कौन से क्रॉप में करते हैं, तो ऑप्शंस आर टी, ग्राम, पी एंड कॉफी। सो आंसर क्या है इसका, ग्राम। ओके, ग्राम में हम क्या करते हैं, उसकी एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हैं एंड देन उसकी लेटरल शूट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकें। Then the question number 12. The question number 12 says, objectionable weed in wheat field is. So objectionable weed क्या होता है हमारा, objectionable weeds are the ones जिनके seeds अगर एक बार हमारे crop seeds में mix हो गए, so it's very difficult for us to separate these out. So ठीक है, सो बहुत सारे क्रॉप्स का अलग अलग ऑब्जेक्शनेबल वीड्स होते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है कि वीट फील्ड में कौन सी होती है। सो वीट क्रॉप की हमारे ऑब्जेक्शनेबल वीड होती है कॉन्वुल्वुलस आर्वेंसिस, इसका कॉमन नेम है फील्ड बाइंड वीड। ओके, then question number 13. The question number 13 says Orobanche is dash type of parasitic weed. So parasitic weeds हमें पता है अलग अलग टाइप्स की होती है। Some are complete stem parasites, some are partial root parasites. So अलग अलग उसकी कैटेगरी है। So उसको रिमेम्बर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका ऐसे एक फॉर्म बना सकते हैं, CLOS. This is how I have remembered. इसको क्लोज करके आप याद कर सकते हो, CLOS. So C for Cascata, L for Loranthus, O for Orobanche and S for Striga. So Cascata क्या होता है हमारा, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट होता है। Loranthus हमारा पार्शियल स्टेम पैरासाइट होता है। Orobanche हमारा कंप्लीट रूट पैरासाइट होता है। Striga हमारा पार्शियल रूट पैरासाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था Orobanche इज type of complete root parasite. Okay, this way you can remember. Then question number 14. Question number 14 says cultivation of crops in areas receiving annual rainfall more than 750 mm but less than 1150 mm. So different categories हमने divide करा है land फार्मिंग को ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, ठीक है। जितनी जितनी यहाँ पर रेनफॉल रिसीव होती है उस बेसिस पे हमने डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स जो है लाइक डिफरेंट रेनफेड फार्मिंग्स को कैटेगराइज करा है, ठीक है। सो इसमें पूछा गया है कि 750 to 1150 mm जहाँ पर रेनफॉल होती है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, मतलब कौन सा वाला उस कैटेगरी का होता है, दैट इज ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, ठीक है। रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है, इट इज मोर देन 1150 mm एंड ड्राई फार्मिंग में क्या होता है, इट्स लेस देन 750 mm, ठीक है। और इसमें है 750 to 1150 mm. It depends on the rainfall for cultivation practices. Then question number 15 says a situation when the rainfall deficiency is 25% or more of long-term average, it is classified as. So एक situation जब rainfall deficiency मतलब rainfall deficiency 25% है, मतलब रेनफॉल रिसीव्ड कितना होगा, अराउंड 75%। सपोज देयर 100% रेनफॉल होती थी कहीं पर, 100%, सपोज इट्स 100 mm, ठीक है। एनुअली 100 mm रेनफॉल कहीं पर होती थी, बट इस साल हमारी क्या हुई, 75 mm हुई है या फिर लेस देन 75 हुई है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। Okay, and then when meteorological drought prolongs, which means कि it stays for long time, बहुत टाइम तक ऐसी conditions रहती हैं, तो वो that converts into hydrological drought. Hydrological drought में हमारे क्या होता है, जो हमारे water bodies हैं different या rivers हैं, उनमें भी water कम होने लगता है, ठीक है। बहुत टाइम तक अगर बारिश कम होगी तो फिर ultimately हमारे rivers में भी और हमारी वाटर बॉडीज में भी वाटर कम होने लगेगा, तो दैट लीड्स टू हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। देन एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है हमारा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में
बहुत कम होती है, दैट लीड्स टू एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। वेयरएज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है हमारा, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट में हमारा एवोपोट्रांसपिरेशन लॉसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब प्लांट के रिस्पेक्ट में ईटी लॉसेस ज्यादा होते हैं और वो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है फ्रॉम सॉइल। सो व्हेन दिस कंडीशन अराइजेस कि ईटी लॉसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू व्हाट प्लांट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सॉइल, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। ओके, then moving on to the next question, the question says which of the following is main objective of puddling in paddy? So you know कि paddy में हम क्या करते हैं, puddling process करते हैं before the transplanting in the main field. So main field area का main field area जो है उसको puddle कर देते हैं, puddler के through एक implement होता है, उसके through हम जो सॉइल होती है ऊपर की उसको चर्न कर लेते हैं, उसको मडी बना लेते हैं। वेयरएज जो नीचे की लेयर होती है वी मेक इट इम्पर्मिएबल। ठीक है, सो इसका आंसर ही क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट एन इम्पर्मिएबल लेयर सो दैट वाटर जो स्टैंडिंग वाटर चाहिए ना हमें, अगर ये पर्कुलेट हो गया नीचे तो फिर हमें स्टैंडिंग तो रहेगा नहीं। सो टू मेंटेन दिस स्टैंडिंग वाटर हम एक इम्पर्मिएबल लेयर बना लेते हैं नीचे, सो दैट पर्कुलेशन लॉसेस आर मिनिमाइज्ड। ओके, then question number 17, which of the following property of soil is not influenced by tillage operations? तो tillage operations हम different tillage operations करते हैं field में to prepare the seed bed। ओके, उसमें प्राइमरी टिलेज होता है, उसमें सेकेंडरी टिलेज होता है, थ्रू द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स लगा के लाइक प्लो एंड हैरो वगैरह लगा के हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं। तो इन टिलेज ऑपरेशंस से जब हम इन्वर्ट करते हैं सॉइल को या फिर चर्न करते हैं या क्लॉट्स ब्रेक करते हैं तो हमारी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस नहीं होती, सॉइल कलर, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर। सो द आंसर है सॉइल टेक्सचर। जो सॉइल टेक्सचर है हमारा वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है ऐसे। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए, सॉइल टेक्सचर चेंज करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, वेयर सॉइल कलर जब टिलेज ऑपरेशंस करते हैं तो ये फेडिंग होने लगती है इसमें। सॉइल टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि जो हमारा हीट कंडक्टिविटी होता है दैट इज हैम्पर्ड ड्यू टू टिलेज ऑपरेशंस, क्योंकि पोरस हो जाती है सॉइल। ठीक है, देन सॉइल स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो जाता है ड्यू टू टिलेज ऑपरेशंस। वेयर सॉइल टेक्सचर जो हमारे डिफरेंट सॉइल सॉलिड्स हैं उनका डिफरेंट प्रोपोर्शन के बेसिस पे हमारा सॉइल टेक्सचर डिसाइड होता है, एंड सॉइल टेक्सचर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टिलेज ऑपरेशंस। Then moving on to the next question, which of the following is best suited as catch crop? तो catch crop हमारी वो क्रॉप्स होती हैं जो कि जस्ट इन केस हमारी एक क्रॉप फेल हो रही है ड्यू टू लाइक रेनफॉल नहीं हुई या फिर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से कभी कभी हमारी क्रॉप्स क्या होती है, फेल हो जाती है। सो इस केस में जब हमारी क्रॉप फेल होने लगती है तो हम दूसरी क्रॉप वहाँ पर ग्रो कर देते हैं। सो उसी के लिए पूछा गया है कि बेस्ट सूटेड कौन सी होगी ऐसे कंडीशंस में जब हमें कैच क्रॉप ग्रो करनी है, तो उसके लिए कौन सी हमारी क्रॉप्स बेस्ट सूटेड होगी। तो इसका आंसर क्या है, तोरिया। वाई तोरिया? बिकॉज तोरिया क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो हम इसको जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर हमारी मेन क्रॉप जो फेल हो गई है तो हमारा आधा क्रॉपिंग सीजन चला गया, अब हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जिसका कि टाइम पीरियड कम होगा। सो तोरिया का टाइम पीरियड कम होता है। ठीक है, then question number 19 says FIRB method of planting is followed in which crop? So FIRB क्या होता है, furrow irrigated raised bed। ठीक है, furrow irrigated raised bed होते हैं इसमें, देख raised bed ऐसे है, फिर furrow है, फिर raised bed है, फिर furrow है। ये वाला जो मेथड है ये कौन सी क्रॉप में हम यूज करते हैं? सो इज इट राइस, शुगरकेन, व्हीट और पर्ल मिलेट? सो इसका आंसर है व्हीट। व्हीट में हम FIRB मेथड यूज करते हैं एंड इसकी वजह से हमारा 20 to 25% वाटर जो है वो सेव होता है। ठीक है, ऐसे करने से इसमें क्या करते हैं हम, रेज बेड जो है यहाँ पर हम क्रॉप लगा देते हैं अपनी। ठीक है, एंड जो फरोज होते हैं उसमें वाटर सप्लाई होता है।
Then the question number 20, it says the aroma in rice is due to the presence of. So characteristic smell जो होती है राइस की और बासमती राइस की, उसका जो एरोमा है वो कौन से वाले केमिकल की वजह से होता है, ठीक है. So the answer is 2-acetyl pyrroline. 2-acetyl pyrroline is responsible for the characteristic aroma of the rice crop. Okay. सो दैट्स अ स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही. बाकी नेक्स्ट वीडियोस अभी आती रहेंगी हमारे चैनल पे. फॉर दैट स्टे ट्यून एंड अपनी प्रोग्रेस को एसेस करने के लिए आप मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिएगा. सो कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग. ओके, थैंक यू.